आपके सामने यहाँ पर ज्ञान आयोग दिखाई दे रहा होगा कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006 से 2009 में इसे क्या हुआ, इसने अपना कार्य प्रारंभ करा। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? अब हम अगर हम ज्ञान की अगर बात करते हैं तो हमें नॉलेज होनी चाहिए, नेशनल नॉलेज और कमीशन। ये क्या था, इसको इंग्लिश में कहते हैं तो अंग्रेजी भाषा में ये कहा गया था। और साथ ही राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जिसे NKC ये भी कहा जाता है। इस आयोग का गठन कब हुआ? 2005 में इस आयोग का गठन हुआ, पहले याद रख लीजिए। लेकिन इस आयोग की जो रूपरेखा जो 2006 से इसकी शुरू हुई, देखिए रूपरेखा जो इसने अपना कार्य प्रारंभ करा वो 2006 से। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी वो प्रस्तुत किसने की गई थी? जो उसके अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में ये हुई थी। और आयोग की जो रिपोर्ट सैम पित्रोदा ने तैयार करी, और 13 जून 2005 को क्या थे जो श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन कर दिया गया। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किस तिथि को किया गया था? तो आपको तिथि याद होनी चाहिए, 13 जून 2005 को। इसके अध्यक्ष के रूप में सैम पित्रोदा ये थे, इसके अध्यक्ष के रूप में। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अगर हम बात करते हैं 2005 से 2009 तक ये रहा। याद रखिएगा। अब हम जैसे अगर इंग्लिश में अगर हम बात करें तो NKC 2006 से लेकर 2009 के, ये 2005 से लेकर 2009 के बीच जो ये बना। अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि 2006 से 2009। 2006 में क्या हुआ, इसने अपना कार्य शुरू करना प्रारंभ कर दिया। गठन तो 2005 में किया गया था, जो भी रिपोर्टें तलब होनी थी, जो भी तमाम चीजें की जानी थी सैम पित्रोदा द्वारा, तो 13 जून 2005 को ये की गई थी। आयोग का भी गठन किया गया था, जो अपना जो कार्य दायित्वों को जो निर्वाह किया गया था इस आयोग ने 2006 से 2009 के बीच इसने किया। इसके विकास और भारत के विकास को एक नज़र से हम देखा जा सकता है। अगर आप देखोगे कि हमारा जो भारत ने जो उन्नति की वो आपके 2005 के बाद ही बेहतरीन तरीके से उन्नति क्यों, क्योंकि हम जिस प्रकार से रन कर रहे थे 20वीं शताब्दी के अंतिम दौर में थे और साथ ही 21वीं शताब्दी की तरफ हम अग्रसर थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सर्वाधिक रूप में जिस पे बल दिया गया था वो आपके नॉलेज पे ही सर्वाधिक बल देने की यहाँ पर बात की गई थी। भारत की वर्तमान स्थिति को देखें तो देखते हुए क्या हुआ, आपके राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को क्या है महत्वपूर्ण स्थान दिया। आपको ये भी पता होगा कि आज भारत में जिस प्रकार से अगर एजुकेशन की बात करें तो उसको मद्देनजर रख के अगर हम देखते हैं तो हमारे देश में अलग अलग समय पर, चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हो, चाहे वो समय समय पर आयोग आए हों, शिक्षा से रिलेटेड तमाम ऐसे महत्वपूर्ण आयोगों का गठन किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं हमें ये सिद्ध होता है कि हमें कहीं ना कहीं जो शिक्षा की अत्यंत आवश्यक है। तो इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो मनमोहन सिंह को इस चीज़ को ये फील हुआ कि हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है वो आपकी ज्ञान की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है, जो एक समाज को उन्नत बना सकता है, समाज की दिशा रूपरेखा बदल सकता है। किसी भी देश की प्रगति पथ को अगर आगे बढ़ाना है तो वहाँ की जो नॉलेज है उसको कहीं ना कहीं उसमें इजाफा करना ही होगा। तो इस चीज़ को महत्वपूर्ण बिंदु मानते हुए जो मनमोहन सिंह थे उन्होंने इस आयोग का गठन करवा दिया। अब यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जिसे सैम पित्रोदा समिति के रूप में भी हम जानते हैं। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैम पित्रोदा समिति के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ज्ञान आयोग को ही जाना जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैम पित्रोदा समिति का गठन किस वर्ष हुआ, तो आप हो गया सैम पित्रोदा तो कौन है क्या है, तो ये चीज मत चले जाओ। तो आप इसको भी ध्यान से देखिए, NKC हमें जिसे हम राष्ट्रीय ज्ञान कह रहे हैं, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, सैम पित्रोदा समिति के रूप में इसको जानते हैं। 13 जून 2005 को भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इसको क्या किया, स्थापित किया। श्रेय किसे जाता है इसको स्थापित करने का, तो आपको ये पता होना चाहिए हमारे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक अर्थशास्त्री बहुत ज्यादा, जिन्होंने भारत को अकाल की स्थिति में भी बाहर निकाला और जिनके समय में GDP बहुत शानदार तरीके से वर्क कर रही थी, जिसने देश को कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व में ले जाने का कार्य किया था, ऐसे प्रधानमंत्री को ने ज्ञान आयोग की स्थापना की। अब देखिए इसके इससे क्या होगा, अधिगम की अवधारणा, रचनात्मकता, अनु उपयोग और साथ ही सेवाओं के संबंधी ज्ञानों को 5
प्रमुख क्षेत्रों में क्या विभाजित करने की या कहीं सिफारिश देने के लिए एक स्पर्श आदेश यहाँ पर किया गया, स्थापित किया गया। देखिए, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 5 भाग, या कहें उसकी 5 प्रमुख जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में सिफारिश देने के लिए क्या गया, एक स्पर्श आदेश जारी हुआ और उसको स्थापित किया गया। अब ये क्या है, इसको आगे हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रही होगी कि आयोग का उद्देश्य एक जीवंत ज्ञान आधारित समाज के विकास को सक्षम बनाना था। देखिए, किसी भी देश या कहीं किसी भी समाज या किसी भी समुदाय का ज्ञानवान होना उस समुदाय को कहीं ना कहीं उन्नति की शिखर पे पहुंचाता है। जो समाज ज्ञानवान होगा उसकी अच्छी बातें होंगी, उसका देखने का नजरिया अच्छा होगा, और जो अज्ञान है, जो समाज में ज्ञान का कहीं ना कहीं वर्चस्व नहीं है, तो वो समाज किस प्रकार से होगा, इसकी कल्पना आप कर सकती हैं कि किस प्रकार का वहाँ पर वातावरण होगा, किस प्रकार के लोगों की सोच होगी। ज्ञान से ही हमारा क्या होता है, जो हमारे जो बुरे विचार होते हैं, वो बुरे विचार दूर होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे नए विचार हमारे हृदय मन में आते हैं, नई सोच को कहीं ना कहीं डेवलप करती है, कहीं ना कहीं हमें सोचने समझने की क्षमताएं विकसित होती है। अगर देखिए, यह ज्ञान की मौजूदा प्रणाली में से एक कट्टरपंथी सुधार और ज्ञान के नए रूपों को उत्पन्न करने के लिए, रास्ते बनाने के लिए दोनों को मजबूत करता है। देखिए, एक तो हमारे नए ज्ञान को कहीं ना कहीं हम अब नए ज्ञान को कहीं ना कहीं उसकी करीब पहुंचने की हम कोशिश करते हैं, और एक वो ज्ञान होता है जो कट्टरपंथी सुधार होता है, जो एकदम अपने रूढ़िवादी सोच को लेकर चलता है, तो कहीं ना कहीं उसको भी सुधारने की यहाँ पर बात करिए, दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म में लेके चलने की बात करती हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसे उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए मानकों और रणनीतिक प्राथमिकताओं के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए बहु विषय पेशरों और साथ ही मापदंडों आधारित संसाधन आवंटन करने की यह मांग पूरी करने के लिए पाठ्यक्रम को क्या करें, पुनर्गठित की सिफारिश की गई। अब देखिए, अगर हम देखें बेसिकली हमने जिस पे ज़्यादा फोकस रखा कि भैया उच्च शिक्षा में कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर करने के लिए, उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए, कि हाँ वहाँ पर बेहतरीन क्या हुए, आपके मार्क्स निकल के समक्ष आए, कोई अच्छी चीज़ें या कहें पढ़ा लिखा समाज उभर के आए, तो इससे उच्च शिक्षा में क्या होगा, जब बेहतरीन तरीके से उच्च शिक्षा हम देंगे तो उसके क्षेत्र में जो बढ़ाव हो रहे हैं उसके मानक निर्धारित होंगे, रणनीति किस प्रकार से उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उसको हम रखेंगे, तो ये तमाम चीज़ें क्या होते हैं, पेशेवर रूप में अगर कहें तो एक मानक निर्धारित होता है, एक मापदंड निर्धारित होता है, उसका आवंटन कैसे होता है, ये पूरा हम अगर देखें तो ये आपके पाठ्यक्रम पर निर्धारित करते हैं और उसकी सिफारिशें भी ये करती हैं। तो यह देखिएगा, अब आप देख पा रहे होंगे कि जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की जब हम बात करें, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उपयुक्त संस्थागत ढांचे को विकसित करने की मांग करी, कि भैया जो हमारा जहाँ से हम ज्ञान को सीखते हैं, उस ढांचे को कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए इसने अपनी पहली सिफारिशें रखी। और शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना, घरेलू अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, और स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों में ज्ञान के अनुपयोग की सुविधाएं प्रदान करना। देखिए, जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, ये कहता है कि किस चीज़ को, शिक्षा की प्रणाली को मजबूत करना। मैंने इससे पूर्व अभी आप लोगों को ये बोला कि चाहे वो 2020 हो, 2020 की प्रणाली हो, शिक्षा नीति हो, या फिर 1986 या 1992 हो, या 1968 की हो, हर शिक्षा प्रणाली में हमने एक ही चीज़ को मजबूती से रखा कि भैया शिक्षा प्रणाली को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। चाहे आपने समग्र शिक्षा पढ़ा हो, निष्ठा पढ़ी हो, या फिर आपने एनसीएफ या फिर राइट टू एजुकेशन पढ़ा हो, तो हर जगह पे हमने एक ही चीज़ को महत्वपूर्ण तरीके से रखने की कोशिश की कि शिक्षा प्रणाली क्या होनी चाहिए, भारत की मजबूत होनी चाहिए, हर व्यक्ति तक ये पहुंच होनी चाहिए, और घरेलू अनुसंधान मतलब हमें दूसरे लोगों पर भी निर्भर नहीं होना चाहिए। नवाचार के लिए हम कई नए नए जो आइडियाज आते हैं, हम घरेलू अनुसंधान, हमारे जो भारत के जो जनमानस हैं, जो जितने भी छात्र छात्राएं हैं, वो भी इन चीज़ों का अनुसंधान करके, रिसर्च करके उनमें एक नया नवाचार को कहीं ना कहीं प्रमोट कर सकते हैं, उन पर भी बढ़ावा देना चाहिए। अगर हम देखिए, अगर हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें, बेसिकली शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, जितना हम रिसर्च करेंगे, वास्तविक रिसर्च है, ये कट कॉपी पेस्ट वाली नहीं। अगर हम जब घरेलू स्तर पर अगर कहें, हम अपने समाज के अंदर अगर रिसर्च करें, या फिर जो नवाचार है, नए नए आइडिया जो हमारे
हृदय मन में आता है, किसी भी बच्चे के अंतर्गत कोई भी नवाचार आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को शिक्षा के माध्यम से अगर ऐसे नवाचार लाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा देना चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप भी देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर चाहिए, बेहतरीन सी हमें क्या होनी चाहिए, आधुनिक शिक्षण जो मशीनें हैं उनका हमें निर्माण चाहिए। और हमें मेडिकल के क्षेत्र में मेडिकल को क्या करना है, बहुत ज़्यादा उन्नत बनाना है, तो ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। और हम अगर कहें एग्रीकल्चर की बात करें तो उसके क्षेत्र में भी हमें बहुत तरीके से सोचना होगा। हमें रासायनिक मुक्त कृषि करनी है, हमें जैव कृषि के रूप में सर्वाधिक रूप में बल देना है, या कहीं पर हमें किसी क्षेत्र में जो उपज हो रही है, जो जहाँ पर हम हमारा आपको ये पता है कि हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है, तो इस क्षेत्र में हमें सर्वाधिक रूप में बल देना चाहिए। हमारी जो नीड चीज, हमारी जो आवश्यकताओं की जो परिपूर्ति करती है वो हमारी क्या है, कृषि, वो तमाम चीज़ों की हमारी पूर्ति करे। अब उद्योगों की अगर बात करें, जैसे इंडस्ट्री की अगर बात करें, तो यदि जब समाज पढ़ा लिखा होगा, यदि सरकार ये कोशिश करती है कि नए नए उद्योगों को भारत में स्थापित किया जाए, या कोई जैसे हम कहें मोबाइल बनाने की फैक्ट्री हो, या फिर जो रक्षा संबंधी जितने भी जो शस्त्र अशस्त्र जो निर्माण कार्य होते हैं, ये अगर इस क्षेत्र में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा विदेशों पर निर्भर ना होकर भारत में घरेलू चीज़ों को बनाएं, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं उद्योग इंडस्ट्री क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी, जिससे कि हमारा समाज में भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो खत्म होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और साथ ही करके इस क्षेत्र में ज्ञान की जो हम कहें उसको सदुपयोग कर सकते हैं, वो ये इनकी जो अनुपयोग मतलब हम जिसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सुविधाएं अगर प्रदान की जाए तो कहीं ना कहीं हम इस क्षेत्र में भी अपने आप को सशक्त करेंगे। देखिए, किसी भी देश को विकसित होने के लिए जो ये तमाम हमने बिंदु आपके सामने भी मैंने रखे, तो शिक्षा प्रणाली पहले होनी चाहिए। किसी भी देश को विकसित होना है तो शिक्षा प्रणाली मजबूत होनी चाहिए, घरेलू अनुसंधान होने चाहिए, नवाचार अलग अलग कॉन्सेप्ट सामने आने चाहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बेहतर होने चाहिए, हम कृषि के क्षेत्र में होने चाहिए, हम उद्योगों के क्षेत्र में हमें क्या होना चाहिए, हम आगे होने चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें किसी भी देश की प्रगति पथ को क्या होता है, आगे बढ़ाने का ये दायित्व बनाता है। शासन को देखिए, शासन को बढ़ाने और संयोजकता में सुधार लाने के लिए सुधार करने के लिए सूचनाओं और संचार प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएं। देखिए, अगर हम कहें शासन स्तर पर अगर देखें तो ये तमाम चीज़ों को अगर हम कहें आगे बढ़ाने के लिए क्या है, एक हमें रणनीति चाहिए। हमें एक ऐसी रणनीति चाहिए जिससे कि हम जो आसपास जो हमारे सूचनाएं हैं, जो अगर हम कहें संचार प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करें तो इसका हम किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं, तो ये सारे हमें ज्ञान के नॉलेज के बल पर ही हम इस चीज़ को उठा सकते हैं। अगर हम देखिए वैश्विक क्षेत्र में, अगर विश्व की अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, तो ज्ञान प्रणाली के बीच हमें क्या करना चाहिए, आदान प्रदान करनी चाहिए, हमें भाषाओं का आदान प्रदान करनी चाहिए। हमें अपना जो ज्ञान है, अगर जब तक हम एक दूसरे से अपना ज्ञान साझा नहीं करेंगे, तो हम एक दूसरे के बीच अभी कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तो ये बातचीत के लिए एक तंत्र तैयार करना होगा। ये जो प्रशासन स्तर पर कहें, जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी विदेश नीतियां हैं, जब तो वो शानदार तरीके से कार्य नहीं करेंगे, तो हम वैसे स्तर पर भी अगर कहें तो हम अपने नॉलेज का कहीं ना कहीं हम वो क्षमताओं को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारे जो रिश्ते हैं, जो हमारे अन्य जो राष्ट्रीय अन्य अन्य देशों के साथ अगर हमारे जब संबंध सही नहीं होंगे, तब तक हम ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। जब हमारे शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम कहें एक दूसरे से हम साझा करेंगे, देखिए जैसे कि दिल्ली सरकार की अगर बात करें, दिल्ली सरकार ने क्या करा, शिक्षा का आदान प्रदान करने के लिए, जैसे शिक्षकों को कहीं नीदरलैंड कई अलग अलग देशों की 6-6 महीने उनको प्रणाली अगर कहें 6-6 महीने उन्होंने विदेशों में उनको ट्रेनिंग दी दी उसके बाद जब वो भारत आए, तो वो कॉन्सेप्ट को लेकर के आए। जब भारत आए तो दिल्ली की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत शानदार तरीके से वो रन करा, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा हुआ, जिससे कि दिल्ली स्कूलों का जो मॉडल है बेसिकली अगर आप देखोगे, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या है उसकी चर्चाएं हैं। तो मैंने आपसे क्या करा, तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, अपने जो ज्ञान की प्रणालियों के बीच हमें आदान प्रदान करना चाहिए, और हमारा कहीं ना कहीं बातचीत जो है उसको भी हम कहीं ना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से तैयार करनी चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 से 2009 तक, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जिसे एनकेसी 2006 और 9 की अगर हम बात करें, देखिए हम पूर्व में भी हमने इसको चीज़ को पढ़ा था। 20वीं शताब्दी में संसार में ज्ञान के क्षेत्र में भारी विस्फोट हुआ। हमारे देश के उस टाइम पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे थे, उनको इस चीज़ की भी
आवश्यकता रही कि उनको ये आवश्यकता हुई, उन्होंने एक ये अनुभव किया कि भैया ज्ञान ही सर्वोपरि है। तो इसी कारण उन्होंने क्या किया, 13 जून 2005 को एक सैम पित्रोदा की अध्यक्षता पर एक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का यहाँ पर गठन किया। इसके अध्यक्ष के रूप में पित्रोदा को बनाया गया और देश के जाने माने जो अपने क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ थे, ऐसे सदस्यों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया। और इस आयोग ने 2006 में अपना कार्य शुरू करा। और इस आयोग की जो शाखा में सैम पित्रोदा की महत्वपूर्ण क्या रही, भूमिका रही थी, याद रखिएगा। और आप देख पा रहे, हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के सभी स्तरों का ज्ञानवर्धक आधार के निर्माण के निवेश करना चाहिए। दोनों ही प्रकार की किट में सुधार की आवश्यकता है। ये जो कहा गया था, ये सैम पित्रोदा के ये शब्द थे। अब देखिए, ये जो कहा गया था बेसिकली कि आप अगर ये भी तो चाहोगे जो आने वाले आपके जो बच्चे हैं, तो उनका जो ज्ञान का स्तर हो वो हमसे बेहतर हो और हमसे ज़्यादा ज्ञानवान हो और हमसे ज़्यादा आगे बढ़े। तो ये सोच जो डेवलप करी थी, या कि जो इस कॉन्सेप्ट पे जो सैम पित्रोदा चले थे, उन्होंने कहा कि हमें अपनी जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, उन सभी के स्तरों, जो सभी स्तरों पर उनको ज्ञानवर्धक आधार के लिए निर्माण के लिए निवेश करना चाहिए। देखिए, हमें अब अलग अलग ज्ञानवर्धक आधार क्या हो सकते हैं। हम मेडिकल की बात कर सकते हैं, हम अंतरिक्षी अनुसंधान की बात कर सकते हैं, हम प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बात करते थे, हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बात कर सकते हैं, हम आर्किटेक्चर के क्षेत्र में बात करते हैं। तो ऐसे अलग अलग फील्ड हैं जहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों को क्या करते हैं, साझा करके हम उनके ज्ञान को और बेहतर कर सकते हैं। और ऐसा एक आधार का निर्माण हमें ये करना चाहिए जिसमें हमें अपना पैसा भी लगाना चाहिए। तो ये चीज़ें सैम पित्रोदा द्वारा कही गई। और दोनों ही प्रकार की किटें में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, जब तक हम अपने जो शिक्षा में सुधार नहीं करेंगे, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी अन्य क्षेत्र में आके लेके चलिए जहाँ से हमें फायदा हो, तो जब तक हम अपने चीज़ों में सुधार नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें संभव नहीं हो पाएगी। तो दोनों चीज़ों को हमको लेके चलना पड़ेगा। तो इस चीज़ की नीट आवश्यकता सैम पित्रोदा के माध्यम से ये हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्य और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ये बेसिकली दो बार में ये आ गया है। तो ये देखिए, अब कार्य क्या थे, हम किस चीज़ में जागरूकता बढ़ानी है, हम ये देख पा रहे हैं। आवाज़ आ रही है आप सभी को? देखिए, जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, उसके कार्यों की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि कृषि क्षेत्र में, उद्योग में ज्ञान के प्रति लोगों को क्या करना चाहिए, जागरूक करनी चाहिए। देखिए, हम ये नहीं कह सकते हैं कि इनका मानना है कि कृषि के क्षेत्र में भी कैरियर हो सकता है। अगर हम कहें, कृषि जो है हमारे लिए क्या है, जिस प्रकार से हवा पानी है, जो तीन महत्वपूर्ण तत्व है, ये भी हमारा खाद्यान्न भी हमारे लिए क्या है, उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना हमारा जीवन का अस्तित्व नहीं है। तो इस क्षेत्र में भी क्या है ना, लोगों को जागरूक करना है, नई नई तकनीक आजमानी है, नई नई चीज़ें इसके अंदर लानी है। तो इस पे हमें क्या करना है, लोगों को बढ़ावा देना है। ज्ञान और न विज्ञान और प्रौद्योगिकी शालाओं के ज्ञान का सृजन बढ़ाना है। देखिए, हमें रिसर्च के क्षेत्र में, हमें विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, हमें नई नई इंडस्ट्रियाँ की अगर बात करें तो उनको कहीं ना कहीं गठित करना है। उन को कहीं इंडस्ट्री को लगाना है जिसमें हम अलग अलग चीज़ों को निर्मित कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने देश को आगे बढ़ावा दे सकते हैं, तो आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़। अब बौद्धिक जो है, हमारी बौद्धिक संस्थाओं से संबंधित अगर कहें, शिक्षा से संबंधित जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में भी नवीन ज्ञान के संदर्भ में ज्ञान का क्या होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। जो आप लोगों को, अगर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे कि आईटीआई हैं, चाहे अगर आप देखोगे जितने भी हमारे विद्यालय स्तर पर जो हमारा पाठ्यक्रम है, आपने देखा होगा साल दर साल हमारे जो पाठ्यक्रम में भी जो बदलाव हो रहा है। अगर आपने देखा होगा, एलटी का जो पेपर था, एलटी का पाठ्यक्रम पहले कुछ और था, अब पाठ्यक्रम कुछ और आ गया। आने वाले समय में इसका पाठ्यक्रम का स्वरूप कुछ और हो सकता है। पहले ये हो सकता है कि पहले इसका जनरल एक क्या होता है, जिस प्रकार से यूपी में पहले सुपर टेट होता है, पहले एक जनरल पेपर कराया जा सकता है। क्योंकि आयोग क्या कर रहा है, आपने देखा होगा, बौद्धिक स्तर पर अगर हम बेसिकली देखें, जो हमारे शैक्षिक संस्थानें हैं, तो आपने देखा होगा यूकेएसएससी क्या करने जा रहा है, पहले आप प्री कराएगा, फिर आपके मेंस कराएगा, पता है ना आपको। तो इस प्रकार से हमें इन चीज़ों की जरूरत क्यों पड़ी, कोई बताएगा कि हम कह रहे हैं कि भैया हमें नई नई चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, बताइए जो भी बता सकता है, बोलिए।
सर, क्योंकि जो हमारी अब रीति है या ज्ञान है उसको और बेहतर करने के लिए जो आने वाली चुनौतियां है, ताकि उसको अच्छे से उसको कर सके, मतलब ना बेहतर तरीके से, इसलिए तो। चलिए भारती आप बताओ। ये सर ताकि जो नई नई चीजें हैं, उनके बारे में हम और मतलब सही तरीके से जान सकेगा, जो नई नई जो भी तकनीकें आ रही है उनको और सही तरीके से जान सके हम लोग। आज आप देख पा रहे कि जो आपका जो शिक्षा प्रणाली है, जो अगर पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में प्रति वर्ष हर वर्ष कुछ ना कहीं नई नई चीजें ऐड हो रही हैं, पुरानी चीजें क्या हो रही है, हट रही हैं। तो इसका इसकी जरूरत है या नहीं है? यस सर है। सर है। ठीक है। देखिए, हमें हमेशा नई चीजों पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए। अब आप देख पा रहे हो कि जितने भी आईटीआई कॉलेज हैं, आईटीआई कॉलेजों में क्या करते हैं, बच्चों को, जो मोटर मैकेनिक वाले जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को जो वहां पर पहले से जो इंजन पड़ा है, मान लीजिए आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले का एक इंजन होगा, गाड़ी का इंजन होगा, उसको खोलना उसको बंद करना सिखाते हैं। मगर आज वो 20 साल पुराना इंजन और आज के इंजन की अगर हम बात करते हैं, तो दोनों में धरती आसमान का फर्क है। आज हम टेक्निकल क्षेत्र में बहुत चीजें आगे बढ़ चुकी है। आज वो पुराने इंजन पे ही उनको क्या कहते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। तो जब वो नए अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, तो उनके सामने वाला इंजन होता ही नहीं, तो वहां पर आते हैं आधुनिक तमाम चीजें। आज तमाम अगर कहें प्रौद्योगिक क्षेत्र में भी, अगर कहें इंडस्ट्री एरिया में भी अगर बात करें, तो टेक्नोलॉजी दिन पर दिन बदलती हुई जा रही है। तो हमें क्या होता है, जैसे आप अगर मैं बताऊं, जैसे आपके बड़े बड़े आईआईटी कॉलेज हैं, तो आईआईटी कॉलेजों में क्या होता है, उनको सिखाने के लिए क्या है, जैसे मान लीजिए फरारी कार है, जैसे विदेशों में क्या होती है, किसी बच्चे को अगर आपके इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो वो क्या करते हैं, एक नई नवेली कार को लाते हैं, तुरंत उसको खोलते हैं, फिर बच्चों को सिखाते हैं अलग अलग पार्टों से, फिर उसका कहते हैं कि उसको पैक करो। तो ये क्या होता है, हमें आधुनिक ज्ञान के साथ हमें अपना कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए, और साथ ही हम उसके साथ अनुरूप हम चलेंगे। आप कोई एक 20-30 साल पुराने कार का इंजन खोलना बंद करना सीखता है, और क्या उसको वर्तमान समय में जॉब प्रोवाइड हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आधुनिकरण बहुत ज़्यादा हो चुका है, नई नई चीज़ें हमें सीखनी होंगी। तो इसलिए कह रहे हैं, इस संबंध में नवीन ज्ञान के संदर्भ में ज्ञान का निर्माण हमें करना चाहिए। जो बड़े बड़े आईआईटी कॉलेज हैं, या कहें फिर आपकी मेडिकल कॉलेज है, उन मेडिकल कॉलेजों में भी हमें आधुनिक ज्ञान को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करना होगा। जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था, ऑपरेशन चीरा लगा के टाँके लगाए जाते थे। आज हमारे हम इतने ज़्यादा सशक्त हो गए ज्ञान के क्षेत्र में, तो हम क्या करते हैं, हम एक बिना कट लगाए हुए क्या करते हैं, आपके ऑपरेशन को सफल बना देते हैं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं हमारे नए ज्ञान के बलबूते ये तमाम चीज़ें हम कर पा रहे हैं। अगर देखिए, सार्वजनिक ज्ञान का विकास करना और सार्वजनिक ज्ञान को महत्व देना। देखिए, सार्वजनिक ज्ञान क्या होता है, हम सभी लोगों को एक जैसे ज्ञान की अगर हम बात करते हैं, तो उस ज्ञान के लाभ को कहीं ना कहीं महत्व देने की हम बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, 21वीं शताब्दी के ज्ञान की चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षिक प्रणालियों में भी नवीन ज्ञान का जोड़ना हमें अनिवार्य हो जाता है। देखिए, अगर 21वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, तो 21वीं शताब्दी के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे सामने बहुत ढेर सारी ऐसी चुनौतियां आएंगी। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें क्या होना, अपने पाठ्यक्रमों को में भी चीज़ों को बदलाव करना होगा। 21वीं शताब्दी जैसी हमारी क्या होनी चाहिए, ज्ञान की परिपाटी होनी चाहिए। हमें 21वीं शताब्दी का ज्ञान होना चाहिए, ना कि 20वीं शताब्दी का। तो समय के साथ, समय के अनुसार हमें अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, नए नए ज्ञान के नए नए तरीके को ईजाद करना होगा। उन तरीकों को हमें पाठ्यक्रम में लागू करना होगा, ये तमाम चीज़ें आप देख पा रहे होगे। 5,000 मेगावाट के इंजन को जोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न राष्ट्रीय ज्ञान का निर्माण किया गया। अब देखिए, 5,000 मेगावाट का इंजन की बात करो, जैसे मैंने आपको पूर्व में ही मैंने ये चीज़ का उदाहरण दिया कि भैया, हमने कहा कि भैया कि पुराना पुराना इंजन है और एक नया इंजन है, तो दोनों में हमें उसको जोड़ना और खोलने में फर्क पड़ेगा। मान लीजिए, आपने पुराने इंजन पर कार्य करा, और आपके सामने मैंने नया इंजन रख दिया, क्या आप नए इंजन को जोड़ पाओगे? नहीं जोड़ पाओगे, क्योंकि उसमें तकनीक अलग है। पुराने
जो पुराने नट बोल्ट जो कसे रहते थे, जो टूल्स किट होते हैं, तो वो पुराने वाले हैं। आज के क्षेत्र में तो बहुत मशीनी टूल किट आ के हम उनको यूज करते हैं, तो वो यूज करना भी हमें आना चाहिए, किस प्रकार से नए किटों का यूज किया जाता है। तो तमाम चीजें किससे हो पाएगा? अगर ये जिससे भी होगा, हम कहते हैं नॉलेज के बल पे ये हो पाएगा। राष्ट्रीय ज्ञान का जो निर्माण यहाँ पर ये किया गया था, ये इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें की अगर हम बात करें, आयोग ने अपनी जो सिफारिशें हैं, सिफारिशों की सिफारिशों की रिपोर्ट 4 बार प्रस्तुत की। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्टें कितनी बार प्रस्तुत की, तो आपको पता होना चाहिए कि 4 बार प्रस्तुत करी। एक तो 2006 में करी, 2007 में करी, 2008 में, या फिर कहें 2009 में। 2006 से लेकर 2009 तक इन्होंने क्या करी, अपनी 4 रिपोर्टें प्रस्तुत करी। इस आयोग का संपूर्ण प्रतिवेदन की अगर बात करें, 2009 में राष्ट्र के प्रतिवेदन रिपोर्ट टू द नेशन नेंस करके के नाम से ये प्रकाशित हुई। ठीक है, टू द नेशन के नाम से प्रकाशित हुई। तो याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टू द नेशन के नाम से किस आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, तो ये आपको बताना चाहिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश के आधार पर ये हुई थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को ही बोला जाता है, तो उसकी ये रिपोर्टें थी, 4 बार प्रस्तुत की गई, 2006, 7, 8, 9, ये तमाम ये याद है। अब आयोग को हमने कहा, इस आयोग का प्रतिवेदन 5 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, 5 भागों में इसको विभाजित किया गया। 4 भागों में तो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, 5 भागों में इसको विभाजित किया। देखिए, पहला क्या था, ज्ञान की सुलभता सुलभता, जो ज्ञान तक पहुंच सके, कि हर व्यक्ति को ज्ञान तक पहुंचाने की हम बात कर रहे हैं। ज्ञान की सुलभता में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने शिक्षा के अधिकार, भाषा, अनुवाद, पुस्तकालय, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क पोर्टल स्थापित, सूचना नेटवर्क ये स्थापित करे। अब देखिए, हम जो नवीन ज्ञान को जनमानस तक कैसे पहुंचा सकते हैं, तो पहले तो हमें ये स्पष्ट तौर पर, हमने जैसे कि आज शिक्षा, राइट टू एजुकेशन की बात करते, तो वहां पर हमें चीजों को जोड़ना पड़ेगा। हमें भाषा के क्षेत्र में कार्य करना। नीचे कर दो थोड़ा सा, हम्म एक बार नीचे कर दीजिए सर बस। देखिए, हमें क्या करना होगा, जो राष्ट्र की जो ज्ञान की हमने बात करी, राष्ट्र को ज्ञान को कैसे पहुंचाएं, हर किसी व्यक्ति तक ज्ञान कैसे पहुंचाएं, ज्ञान तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। हम ज्ञान तक इस तरीके से पहुंचे, जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, और जब तक वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो हमें जितनी भी शिक्षा नीति है, उन के अंतर्गत इनको जब तक नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक हम जनमानस तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम भाषा के क्षेत्र में भी हमें कार्य करना होगा। हमें अगर कोई चीज़ें नहीं आ रही हैं, अगर कोई भाषा नहीं आ रही, तो हमें उसको ट्रांसलेट करना होगा। हमें उसका अनुवाद कैसे करना है, हमें पुस्तकालय का भी निर्माण करना होगा। हमें एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना होगा जिससे कि लोगों को उससे जोड़ा जाए, और ऐसा पोर्टल भी स्थापित करना होगा, जैसे कि नेट पर ऐसा पोर्टल तैयार करना जहाँ पर तमाम चीज़ों को सरलता से हम वहाँ पर उन चीज़ों को देख सकते हैं, पा सकते हैं, तमाम चीज़ें। और ये चीज़ें स्थापित की जाएंगी नेटवर्क के क्षेत्र में। और यहाँ पर देख पा रहे हो कि सृजनता की बात करते हैं, दूसरा टॉपिक है सृजन ज्ञान की अगर बात है, तो सृजन के सम्मिलित 5 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। जैसे आप देख पा रहे हो कि राष्ट्रीय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की स्थापना, और सरकारी वित्त पोषी कानून तंत्र, और बौद्धिक अधिकार, शिक्षा के अधिकार के तौर पर बात करें, और विकास की बात करते हैं, उद्यमीशीलता, जहाँ हम कहेंगे कि उद्यमों को भी यहाँ पर विकसित करना चाहिए। हमारा विकास कैसा होना चाहिए, बौद्धिक स्तर हमारा कैसा होना चाहिए, और साथ ही अगर कहें हम साइंस के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ रहे हैं, सामाजिक सोशल क्षेत्र में अगर कहें सामाजिक तौर पर हम किस प्रकार से एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करें, इन चीज़ों की स्थापना, और साथ ही सरकारी वित्त पोषी कानून, ये हमें इसमें कानून भी दृढ़ता के साथ बनाना होगा, जो ये चीज़ों को क्या कर सकता है, सभी को इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं मदद कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ें। अब देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अंतर्गत जो इसके सिद्धांत हैं, सिद्धांत के अंतर्गत हम कहें क्षैतिज शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा होनी चाहिए, उच्च शिक्षा पर जोर दिया गया है, और साथ ही प्राधिक शिक्षा कैसे होनी चाहिए, कार्यशीलता कार्यशील शिक्षा हो गया, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बात करें, और शिक्षा मुक्त की और दूरस्थ शिक्षा, और साथ ही उत्तम पीएचडी। तो ओवरऑल कहें, प्राथमिक स्तर से लेकर अगर कहें तो हायर एजुकेशन तक की अगर हम बात करते हैं, तो सभी क्षेत्रों में हमें बारीकी से हमें क्या करना होगा, कार्य करना होगा। वो चाहे क्षैतिज शिक्षा हो, चाहे हम कहें व्यवसाय शिक्षा, जहाँ पर हमें व्यवसायिक कार्यों के बारे में सिखाई जाए, चाहे हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कहें, चाहे अगर हम विधिक शिक्षा की बात करें, अलग अलग तरीके की शिक्षा, तो ये तमाम चीज़ों को निर्धारित कौन करेगी, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग करेगी। हम सेवाओं की बात करें, तो सेवाओं में भारत का निर्माण
करने की बात करती है। हमारे अंदर ऐसी भावनाएं विकसित होनी चाहिए कि हमारा जो सेवा भाव होना चाहिए वो हमारा हमेशा भारत के निर्माण को ही हमारे सर्वोत्तम महत्व देना चाहिए। ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए और साथ ही इसकी शुरुआत की जानी चाहिए ई प्रशासन के व्यवस्था के द्वारा द्वारा लागू किया जाए। देखिए ई व्यवस्था हम कहते हैं कि जब जनरली अगर देखिए ई व्यवस्था क्या होता है, आपके नेट से जुड़ा हुआ वो तमाम चीज़ें, जैसे ई लाइब्रेरी होती है, ई नेट, ये प्रशासन होता है। हमें कहीं प्रशासन के पास जाना नहीं पड़ता। हमें सिर्फ हम इंटरनेट पे बैठे, चाहे हमें मान लीजिए हमें आपको हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, हमें कई अन्य प्रमाण पत्र चाहिए, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ई पोर्टल पे हम वो चीज़ों को फिल कर सकते हैं। तो ई प्रशासन उस चीज़ की व्यवस्था को दुरुस्त करती है। ये समझ एप्लीकेशन का यूज़ करना हमें आना चाहिए। देखिए एप्लीकेशन के अंतर्गत परंपरागत चिकित्सा कैसे होनी चाहिए, उसके तरीकों का इजाज़ होना चाहिए। एक एप्लीकेशन ऐसा हो जिसमें सभी चीज़ों को हमें एक जगह पे मिल जाए। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में गए हमने, ज्ञान कृषि के क्षेत्र में गए, जीवन स्तर कैसा सुधार होना चाहिए और सुधार लाना, और साथ ही यही सभी क्या है इस एप्लीकेशन में शामिल किए जाएंगे। ये एप्लीकेशन का जो मेन उद्देश्य था, जो ज्ञान राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की बात करते तो ये एप्लीकेशन जो निर्धारित करती है, जो यहाँ पर आप देख पाओगे, जो परंपरागत चिकित्सा होनी चाहिए, जो कृषि की बात करें, जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, और साथ ही सभी एप्लीकेशनों में इसको सम्मिलित किया जाए। ये तमाम चीज़ें हैं आप यहाँ पर देख पा रहोगे। जो ये फोटो आप देख पा रहोगे, ये कौन है, ये सैम पित्रोदा ही है। यही क्या थे, इसके अध्यक्ष के रूप में ये थे, देख पा रहोगे ये। और अब आपके सामने कुछ मैं महत्वपूर्ण सिफारिशें रखने जा रहा हूँ। देखिए पहली सिफारिश है, शिक्षा प्रशासन और वित्तीय संबंधी सुझाव किनके द्वारा दिया गया, ये ज्ञान राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष जो सैम पित्रोदा द्वारा दिया गया। अब इसमें क्या करें, इस सिफारिश में सरकार ने शिक्षा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मांगी। सरकार ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार क्या करे, निवेश करे, पैसा बढ़ाए, नई नई चीज़ों को लाने के लिए मांग की जानी चाहिए। ये तमाम चीज़ें तो कहीं ना कहीं इस सिफारिशें इनके द्वारा की गई। शिक्षा में प्रशासन और शांति विद्या से संबंधित सुझाव की बात करें, तो जब तक निवेश नहीं बढ़ेगा तब तक क्या होगा, निवेश कैसे बढ़ेगा। अगर हमें स्कूल में टीचरों की ज़रूरत है तो ये क्या होगा, ये मांग उठेगी, उससे क्या होगा, टीचर विद्यालय में जाएंगे, जिससे कि जो शिक्षा है उसमें उन्नति होगी और उसमें विकास होगा। तो ये तुम्हारा, और यहाँ पे देख पा रहे होगे, स्कूल में समय को ध्यान में रखना चाहिए। स्कूल में समय को ध्यान में रखना चाहिए और अध्यापक भर्ती में आसानी लानी चाहिए। देखिए हमें क्या करना है, स्कूल को ध्यान में रखना। बेसिकली अगर हमारे जो रीढ़ की जो हड्डी है वो कौन है, आपकी शिक्षा है या स्कूल है, जहाँ से राष्ट्र के निर्माण के लिए हम क्या करते हैं, छात्रों को हम क्या करते हैं, विकसित करते हैं। हम ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते हैं जो बहुत ज़्यादा विकसित हो, तो वो कहाँ से होगा, वो स्कूलों से ही होगा। बिना स्कूलों से राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। समय पर अगर स्कूलों में बहुत अधिक संख्या में अगर अध्यापकों के पद रिक्त हैं तो उन पदों को समय पर भरा जाना चाहिए। और अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर किताबें कम हैं, किताबें कम छाप रही सरकार, तो किताबें समय पर क्या होने स्कूलों को मिलने चाहिए, उनमें देरी ना होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारा जो सत्र जो होता है जुलाई से अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, तो इससे पूर्व ही विद्यालयों में मार्च के अंत में ही क्या होना चाहिए, किताबें पहुंच जानी चाहिए, जिससे कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुचारू रूप में संचालित होते रहे। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, शिक्षा के प्रशासन में केंद्रीकरण किया जाना चाहिए। याद रखें, निजी गानों को दी जाने वाली सहायता में थोड़ा सा सुधार चाहिए। क्या होता है निजी गाने, क्या होता है, जो कहीं ना कहीं ये क्या होता है, जिससे कि हम समाज को जोड़ सकते हैं। हमारे ऐसे बहुत ढेर सारे ऐसे गाने होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि स्कूल चलो का जो नारा था, इससे क्या था, इससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में स्कूल जाने की जिज्ञासा पैदा हुई, वो तमाम चीज़ें आई। तो इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा सुधार लाना चाहिए। ठीक है, हमारे समय समय पर हम क्या करते हैं, ऐसे नुक्कड़ नाटक करते हैं या फिर गीतों के माध्यम से हम समाज को जागरूक करते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा क्या करना चाहिए, सुधार लाने की बात करेंगे। राष्ट्रीय मूल्य निकाय स्थापित करना चाहिए। तो राष्ट्र के लिए याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो बी क्या है, शिक्षा के संगठन हेतु जुड़ी आयोग की भूमिका। अब यहाँ पे देखिए, आयोग उच्च शिक्षा में पूर्व निर्धारित स्नातक, स्नातकोत्तर और साथ ही अनुसंधान की संकल्पना को स्वीकार कर। देखिए आयोग को ये जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, इसको क्या करना चाहिए, उच्च शिक्षा में जो पूर्व में जो निर्धारित जो मानक है, मान लीजिए बीए है, बीएससी है या
एमए है, तो जैसे हमने कहा स्नातक स्तर पे कहा या फिर पीजी स्तर पे कहे गए, तो इन अनुसंधानों की कल्पना की को हमें क्या करना चाहिए, संकल्पनाओं को स्वीकार करना चाहिए, इन पे ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। जिसके शिक्षा अगर मान लीजिए कोई स्नातक स्तर की पढ़ाई करता है तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने के लिए, फिर उसे हायर एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो याद रखिए, देखिए ज्ञान आयोग के अंतर्गत शिक्षा के दो वर्गों में इसको विभाजित किया गया। एक तो होता है प्राथमिक स्तर पर, दूसरा माध्यमिक स्तर पर। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर जानते हो तो बताइए, प्राथमिक स्तर किसे कहते हैं, माध्यमिक स्तर किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए। चलिए बताइए। सर एक से सर 1 से 5 और 6 से 8। अब यहाँ पर कह रहा है आयोग के अंतर्गत शिक्षा को दो वर्गों में विभाजित किया जाना। इन दो वर्गों में विभाजित करने की बात क्यों कही गई है? तुम लोग तो बिल्कुल भी ऐसे हो ना, आंसर देने में भी पता नहीं क्या रहते। ठीक है, सर आयोग के, क्योंकि जो प्राथमिक स्तर के बच्चे, सर आप आ गया। चलिए आ रही है, रहने दीजिए। अब देखिए अगला टॉपिक को देख रहे हैं। तो आयोग के अनुसार अगर देखें तो विभिन्न शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थाओं के साथ विशेषज्ञों और साथ ही सरकारी अधिकारों के माध्यम से विचार विमर्श के लिए एक नेटवर्क तैयार करनी है। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो ऐसे आयोग की बात कर रहे हैं जहाँ पर विभिन्न जितने भी अलग अलग जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनके बीच क्या होना चाहिए, अनुसंधान जो संस्थाएं हैं उनके जो विशेषज्ञ हैं, चाहे वो सरकारी अधिकारों के रूप में हो या उन पे मध्य में क्या होना, डिस्कस होना चाहिए, वार्तालाप होना चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए। ऐसा नेटवर्क तैयार किया जाना चाहिए जिससे कि सारी चीज़ें समझने में आसानी हो सकती हैं। संस्थाओं के बीच कोलाब्रेशन होना चाहिए, एक तरीके से उनको जोड़ने की कवायद शुरू करनी चाहिए जिससे कि जो समस्याएं शिक्षा के अंदर आ रही हैं कहीं ना कहीं उनको दुरुस्त करने की यहाँ पर बात की गई है। तो यह देखिए, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे सी, शिक्षा से जुड़े हुए आयोग की विज्ञप्ति। शुरुआत में ही अंग्रेजी पर बल दिया गया। देखिए शुरुआत में ही क्या दिया गया है, अंग्रेजी पर बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर अपने देश को आगे बढ़ाना तो हमें इंग्लिश बेहतर आनी चाहिए। और स्कूलों में सामाजिक उत्साह का आयोजन किया है। समाज स्कूलों में हमें अलग अलग समय पर क्या होना चाहिए, जैसे नुक्कड़ नाटक हो गया है, या कहें सामाजिक उत्साह, समाज को किस प्रकार से उत्साहित किया जा सकता है। देखिए सरकार द्वारा समय समय पर चाहे खेलो इंडिया खेले मूवमेंट हो या फिर बहुत ढेर सारे ऐसे समग्र शिक्षा के माध्यम से सामाजिक उत्सवों का आयोजन कराती है सरकार। तो याद रखिएगा। और त्रि 3 कक्षा से लेकर एक, अगर मैं कहें जो आपके एक कक्षा से कक्षा एक से लेकर देखें ऊपर की जो जितने भी माध्यमिक स्तर पर हो या प्राथमिक स्तर पे हो, तो हर जगह क्या होना चाहिए, एक विषय के रूप में क्या होना चाहिए, इंग्लिश को पढ़ाया जाना चाहिए। याद रखिएगा। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक विषय आपका अंग्रेजी होना चाहिए, अंग्रेजी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो पॉइंट अगला, तो स्कूल अध्यापकों को 5 वर्ष के प्रशिक्षण के लिए किसी विशेष स्थान पर नियुक्त किया जाना चाहिए। देखिए शिक्षकों को कह रहा है कि 5 वर्ष के प्रशिक्षण के लिए क्या होना चाहिए, शिक्षक को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग क्या कहता है कि 5 वर्ष के लिए शिक्षक को ऐसे संस्थान में वहाँ पर उसको नियुक्त किया जाना चाहिए जहाँ वो परिपक्व हो सके और अपने ज्ञान को बढ़ा कर फिर पुनः उसको वहीं स्थापित कर दिया जाए। उसको 5 वर्ष के लिए अलग अलग जगह ट्रेनिंग दी जानी, जिससे वो कि एकदम प्रशिक्षु बनकर आए, जिससे कि वो और लोगों को भी क्या कर सकता है, प्रशिक्षु बना सकता है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें बात करी। अध्यापकों के स्वमूल्यांकन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अध्यापकों को हमेशा स्वमूल्यांकन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, अधिक से अधिक उनको अपनी जो क्षमताएं हैं उनको विकसित करने के लिए उनको क्या है ना प्रोत्साहित करनी चाहिए, जिससे कि वो एक हमारी जो जरूरत होती है, एक नीड जो जरूरत होती है कि अच्छी शिक्षा वो उसको कराने में सफल रह सके। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे उच्च शिक्षा से संबंधित जुड़े आयोगों की सूची की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे तो उच्च शिक्षा में कोर्स क्रेडिट सिस्टम अपनाया जाना चाहिए। तो अलग अलग उच्च शिक्षा के अंदर हमें क्या करना चाहिए, कोर्स क्रेडिट सिस्टम को लाना चाहिए। देश में लगभग अगर हम देखें, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे कह रहा है कि 1500 विद्यालयों के होने चाहिए। देश में लगभग कैसे होने चाहिए, उच्च शिक्षा से जुड़े आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग कहता है कि जैसे उच्च शिक्षा में जो कोर्स क्रेडिट सिस्टम अपनाना चाहिए, तो इसके अंतर्गत कहना है 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए। अभी हमारे देश में अगर कहें 1500 विश्वविद्यालय भी नहीं है, तो ये इनकी संख्या बढ़नी चाहिए। आंतरिक मूल्यांकन सिर्फ 25% अंक देना चाहिए। आंतरिक मूल्यांकन, जो आंतरिक मूल्यांकन है उसमें 25% अंक देने की बात करिए और उसमें उसको बाद में धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए, उसको 50% कर देना चाहिए। कह रहे कि पहले शुरुआत में क्या होना चाहिए कि भैया 25% अंक देना चाहिए,
बाद में उसको क्या है ना, धीरे धीरे उसके क्वालिटी के आधार पर, ठीक है, वो उसको 50% कर देना चाहिए, इस पे बल दिया गया है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि उच्च शिक्षा देने वालों को 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खत्म होने चाहिए। देखिए, अब ये कह रहे हैं उच्च शिक्षा वालों को, उच्च शिक्षा देने वालों को क्या होना चाहिए, 50 यहाँ पर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खत्म होने चाहिए, ये कह रहा है। कि कौन कह रहा है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है किस आयोग के ये सिफारिशें थी जिसमें कहा गया था उच्च शिक्षा देने वालों को 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को खत्म होना चाहिए, किसके अंतर्गत कहा गया, तो आपको बताना चाहिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अंतर्गत गया। इस शिक्षक शिक्षा से जुड़े आयोग की खबरों की बात करें तो निजी विद्यालय, जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं, उनके विद्यालयों के शिक्षकों का प्रशिक्षण के लिए उचित क्या होना चाहिए, नीति नियमों का निर्माण किया जाना चाहिए। प्राइवेट विद्यालयों में बेसिकली जो निजी विद्यालय हैं, निजी विद्यालय आपके कॉलेज भी होते हैं, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रशिक्षण के लिए जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण के लिए उचित नीति का निर्माण करना चाहिए, नियमों का निर्माण किया जाना चाहिए, और शिक्षण कार्य में लगने से पहले उनके लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। किसी भी शिक्षक को यदि आप सीधे नियुक्त करके विद्यालयों में भेज देते हैं तो वो ये कहता है कि उससे पहले शिक्षक को क्या है ना उचित प्रशिक्षण कराया जाना चाहिए, जिससे कि वो, बता देना। हाँ जी, क्या कहा आपने? सर जो लाइन लिखी है ना, उच्च शिक्षा देने वाले को 50 विद्यालय खत्म होने चाहिए, ये लाइन के है। ये कह रहा है जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अंतर्गत ये है, यहाँ पर देख पा रहे हो उच्च शिक्षा से जुड़े आयोगी की सूची में ये कहा गया है, ये कहा गया है बेसिकली अगर आप देखोगे, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ये कहा गया उच्च शिक्षा देने वालों को 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खत्म होने चाहिए। ये जो सिफारिशें करी थी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा, ये की गई थी। इन्होंने क्या कहा, आंतरिक मूल्यांकन में जब यहाँ पर देख पा रहे, इन्होंने किस पे जोर दिया, इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में कोर्स क्रेडिट सिस्टम अपनाए जाने चाहिए। तो इनकी संख्या, इन विद्यालयों की संख्या बढ़नी चाहिए, जैसे 15 से विद्यालय होने चाहिए। और जो बेसिकली अगर जो जो उच्च शिक्षा में सिर्फ ज्ञान देने वाले, जो जैसे हम आजकल बेसिकली कहें ना, जहाँ पर सिर्फ आपको पढ़ाया जाता है, कोई एक्टिविटी नहीं कराई जाती है, ठीक है, ऐसे 50 विद्यालयों को क्या करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, जहाँ पर सही तरीके से चीज़ें, जो क्रेडिट सिस्टम की अगर हम बात करें, हर चीज़ यहाँ पर मिलनी चाहिए आपको, ई लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए, बेहतरीन शिक्षक होने चाहिए। अब जो चीज़ एक उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने में जो चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें अगर इन विद्यालयों में नहीं है तो ऐसे 50 विद्यालयों को ख़त्म कर देना चाहिए, ये बात की गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखिए, ये कह रहे हैं शिक्षा कार्य में लगने से पहले उनको प्रशिक्षण देना चाहिए। ई शिक्षक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि ई मतलब ई शिक्षा ये नहीं है, ई पॉइंट है, ए बी सी डी हम सी में चले थे, डी में चले थे, ये है ई। अब ये कह रहा है शिक्षक से जुड़े हुए आयोग की बात करें तो जहाँ पर निजी शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की बात करें, शिक्षक कार्य में लगने से पहले शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण देना चाहिए। मान लीजिए अभी आप लोगों की नियुक्ति हो जाती है तो आपको भी कहीं ना कहीं पहले स्कूल में भेजने से पहले क्या होना चाहिए, आपकी नियुक्ति होने से पहले आपको क्या होना चाहिए, एक माह का या कहें 1 हफ्ते का क्या होना डाइट जैसे संस्थानों में प्रशिक्षण देना चाहिए। ये कौन कह रहा है, ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग कहता है कि भैया शिक्षक को पहले प्रशिक्षण देना चाहिए, उचित प्रशिक्षण से होना चाहिए, किस प्रकार से बच्चों से इंट्रोडक्शन दिया जाता है, किस प्रकार से कक्षा कक्ष में पढ़ाया जाना चाहिए, किस प्रकार से वहाँ का माहौल होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। सेवाकालीन प्रशिक्षणों अगर कहें ट्रेनिंगों में सुधार लाना चाहिए, उनके क्षेत्रों को व्यापक बनाना चाहिए। देखिए, कोई भी शिक्षक अगर कहें अपने पूरे सेवा काल में उन उसके जो ट्रेनिंग है उसको ट्रेनिंग करानी चाहिए, उसकी शिक्षा में सुधार लाना चाहिए, तो ये तमाम चीज़ें, ये इसको बेसिकली अगर कहें तो शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने की यहाँ पर बात करिए, उनको शिक्षकों को ट्रेनिंग देने की बात करिए। शिक्षकों के विचार और अनुभव प्रदान करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था करें। अगर किसी शिक्षक के अंदर कोई ऐसा विचार आ रहा है, कोई ऐसा ऐसा अनुभव आ रहा है, तो वो ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को उस पोर्टल पर रख सकता है। अगर कोई इनोवेटिव कार्य कर रहा है या कोई ऐसा अच्छा नवाचार कर रहा है तो जिससे कि उसको भी राष्ट्रीय स्तर पे लाया जा सकता है, उसको भी प्रतिभा को उसके आगे बढ़ाई जा सकती है, तमाम चीज़ें होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए निष्कर्ष से क्या निकला, बेसिकली अगर आप देखोगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ऐसे कई सुझाव नहीं दिए जो पहले कि देखिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने ऐसे कोई सुझाव नहीं दिए हैं जो कि जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो था 1964 से 66 के
के माध्यमों था। और जो यहाँ पर यो आयोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का जो गठन किया गया था, अगर आप देखोगे, जैसे आपने कोठारी आयोग की बात करें या राधा कृष्णन आयोग की बात करें, अलग अलग आयोगों का समय समय पर यूजीसी अलग अलग का गठन किया गया। तो यहाँ पर इनकी बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने नहीं दिए, ऐसे सुझाव इसने नहीं दिए जो कि आपने जो पूर्व में जो शिक्षा नीति जो जारी थी उसमें। लेकिन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कुछ विशेष मुद्दों पर विशेष क्या दिया, बल दिया। जैसे शिक्षा के प्रशासन में केंद्रीकृत होना चाहिए, क्षैतिज शिक्षा की होनी चाहिए, सुलभ शिक्षा होनी चाहिए, और साथ ही क्षैतिज शिक्षा में कक्षा 1 से ही मातृभाषा के साथ क्या होनी चाहिए, अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया जाने की यहाँ पर बात करी गई है। और भाषा की शिक्षा की अनिवार्यता पर विशेष बल दिया। अंग्रेजी भाषा और साथ ही मातृभाषा में अनिवार्य रूप से बल देने के यहाँ पर क्या किया गया, इस आयोग ने बल दिया है। जैसे कि पूर्व में अलग अलग जितने भी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग आए हैं उन्होंने अपने अपने स्तर पे करे, तो इसने कुछ अलग मुद्दे उठाए। तो ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए किसी भी राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए, जिसे हम कहते हैं कि उसके जो जो उसका नॉलेज है, उसके नॉलेज से कहीं ना कहीं हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ओवरऑल आपके सामने ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग रखा, आपके समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, अब नहीं आया तो आपको सेल्फ ही आपको पढ़ना पड़ेगा।